बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आज तो पीटीआई के दिन है। इसी इमारत ने आज खुश किया पीटीआई को। पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले पे काफ़ी चट्रोल किया इलेक्शन कमिश्नर की, और उसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर, जिसको बहुत हवा बनाया कौम के सामने कि पता नहीं क्या नुकसान हो गया है, उस पर मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि ये मुखालफ मुल्क का इसमें फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, पहले वो तो बताएं। साइफर केस को आज हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के बाद अब यहाँ भी जजों ने उड़ा दिया है, इमरान खान की जमानत हो गई है उस केस में। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। यार इसमें दो तीन लफ्ज बनते हैं, आप उनको कह सकते हैं। एक तो साइफर केस बढ़ गया, दूसरा साइफर को सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस को लीर और लीर कर दिया। अच्छा, अब इनमें से जो इस्तेलाह आपको अच्छी लगे ना। तीसरी आपने कहा तीन, तीसरी कौन सी है वैसे? बत्ती बना दी है। नहीं वो अच्छा, ये भी करने, वैसे वो मैं रावी साहब के लिए करने लगा था, लेकिन फिर मैंने की नहीं थी। मैंने कहा चले, लेकिन आज बकायदा लोग खुश थे। हाँ हाँ, उसकी नहीं देखिए, वजह ये थी कि ये केस हम देखे ना, हम तो पहले 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 थोड़ा सा केस का बैकग्राउंड अभी बता दे थोड़ा सा, ताकि हम जो भी वीडियो करते हैं वो ज्यादा एनालिसिस बेस्ड होती है, उसमें जो कार्रवाई होती है थोड़ी सी ऐड कर दिया करें ताकि लोगों को थोड़ा सा। अब हाँ, देखें, मामला ये था कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये साइफर केस बना। हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोज में बार बार ये कहते रहे थे कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। ये जब भी किसी इंडिपेंडेंट जज अदालत के सामने ये केस लगेगा, ये बिल्कुल ऐसे उड़ जाएगा जैसे अंधेरी के अंदर शापर उड़ते हैं, और बिल्कुल उसी तरह उड़ा। अच्छा, और आज देखें कि कुछ सवालात थे ना जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्जामात लगते थे जी, कि उन्होंने साइफर का मिसयूज किया, उन्होंने साइफर का मतन लीक किया, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने जो है उसकी इमरान खान साहब के इस इकदाम की वजह से जो गैर मुल्की ममालिक हैं उनको किसी किस्म का फायदा हुआ, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं पाकिस्तान को नुकसान हो। और सर दूसरे एंगल से देखे ना, हाँ, जो पेड किया जा रहा था पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान। जी नुकसान हुआ। क्या नुकसान? जी वो यही सारी बात, यही कुछ इल्जामात थे ना। अब ये सारे एक एक करके ना अदालत में आज इनको ऐसे जैसे वो प्याज के छिलके खुलते हैं ना, ऐसे खोला गया। एक एक कागज को जैसे बंदा आग लगाता है। हाँ यूं कर ले वो, मतलब वो कह रहा हूँ आजकल आज बहुत मटेरियल है सर, आज बहुत मटेरियल। आज आप जैसे मर्जी इसको जहाँ पे जिस जगह फिट करना चाहे ना, ये फिट हो जाएगा, ये चीज चल जाएगी। उसकी वजह ये है कि अब केस जब यहाँ पे आया सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा ऐसा, एक तो सलमान सफदर साहब ने बहुत बेहतरीन दलाइल दी, बहुत शानदार वकील है, बहुत बेहतरीन दलाइल दी है। और देखे कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे केस वो बना के ले आए ना। एक तो वो आजम खान वाला इशू था, उन्होंने कहा कि जब इब्तदाई इंक्वायरी हुई तो कहा गया कि असद उमर साहब और आजम खान साहब जो है ये मुलजिम है, लेकिन जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके अंदर ना असद उमर का जिक्र है और ना ही आजम खान का जिक्र है। आजम खान को 1 महीना लापता रखा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, गुमशुदा किया जाता है, उनकी फैमिली मुकदमा दर्ज करवाती है, और उसके बाद जो है वो बताया जाता है कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि तफ्तीशी ने इस हवाले से तफ्तीश की, उन्होंने कहा जी तफ्तीशी ने कोई तफ्तीश नहीं की। वो कहाँ थे पूछे किसी ने नहीं है। क्यों? और दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा कि इमरान खान को अगर साइफर भिजवाया गया वजारत खारजा से, तो वो इमरान खान को डायरेक्ट तो नहीं आया ना, वो आया पहले उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेके गया आगे इमरान खान, और वो आजम खान थे, उसको आपने वादा माफ गवाह बना दिया। असद उमर जो उस कहते हैं कि वो उस मुशावरत में शामिल थे, वो उनको आपने जो है वो उस केस से बरी कर दिया। और सबसे बड़ा ब्लंडर, अब गलतियां क्या की हैं? गलतियां ये की हैं कि कहते हैं कि ये जो मीटिंग थी, जो गवाहान के बयानात हैं, कि वो 28 मार्च को बनी गाला में हुई है, वो जिसकी ऑडियो भी लीक हुई थी, याद है आपको? पता मुझे जी, तो कहते हैं कि वो 28 मार्च को हुई है, जबकि इमरान खान साहब ने वो जो साइफर का वो जो एक पेपर लहराया था, वो उन्होंने 27 मार्च 2022 को वाले जलसे में लहरा दिया। तो अगर साइफर पहले लहरा दिया तो फिर वो साजिश कहां से बनी कि हमने इसको किसी मकसद के लिए साजिश का बाद में पता चला। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरे केस में जो फरीक बनती है ना, मुदई बननी चाहिए, तो वो बननी चाहिए थी आपकी वजारत खारजा, आगे वजारत दाखिला, आगे दरम्यान में वजारत दाखिला। और वजारत दाखिला भी वो जो बंदा 28 मार्च को रिटायर हो चुका, उसके मुद्दत में 2015 अगस्त 2018 को 23 को आगे जो है वो मुकदमा दर्ज हो रहा है, तकरीबन 5 महीने के बाद। तो ये वो सारे वो चीजें थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि देखे, वजारत खारजा के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, कोई चीज आती है तो वो वहां पर मुतलका स्टाफ ट्रेंड होते हैं, मुख्तलिफ कोर्स जो उस वक्त उनका चल रहा होता है, क्योंकि हर हफ्ते, हर महीने, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद चेंज हो जाती है, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए। तो स्टाफ मौजूद होता है, वो उनको देखता है, परखता है, उसको डी कोड करता है, डी कोड करने के बाद
फिर वो वजीर खारजा को भी फराहम किया जाता है ताकि वो भी पढ़ सके। अब वजीर खारजा अगर एक सियासतदान है तो उस बेचारे को क्या पता है कि वजारत खारजा का क्या कोड जो है वो चल रहा है पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन के लिए। तो वो उन्होंने कहा कि वो तो मतन तो वहां से काफी उसको ट्रांसलेट करके वजारत खारजा ने भेजा, पॉइंट्स दिए होंगे, पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर ये लिखा है, बैनर सतूर, ये चीजें डिस्कस हुई हैं, इसके अंदर मैसेज ये आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वहां वजीर आजम को हटाया जा रहा है जो कि पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका हटा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान किधर है? सर पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे इधर डैमेज? देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अब आज ही आके ये प्याज की तहें खुली है ना परतें, यही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट में यही तो हुआ। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस वक्त अप्लाई होता है जब पाकिस्तान के अंदर से कोई ऐसी चीज किसी दुश्मन मुल्क के साथ नुकसान हो, कि दुश्मन मुल्क को दी जाए जिससे उसको फायदा हो और रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो। उन्होंने आईबी की कुछ टेप्स का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि 500 के करीब टेप्स थी जिनमें से कुछ जो है वो गुम हो गई थी और बाद में पता चला कि वो दुश्मन ममालिक मतलब भारत इसराइल वगैरह को वो किसी तरह पहुंच गई थी। इस तरह के भी उन्होंने कुछ हवाले दिए। फिर उन्होंने कहा कि जैसे हमारे कहूटा के वो न्यूक्लियर प्लांट्स है, वहां पे अगर उनकी कोई तस्वीर कुशी करके वो कहीं बाहर किसी को देता है या किसी के हवाले, उन्होंने कहा ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है कि हमारे प्लांट्स की तस्वीर बाहर जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बात में कहां से जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाई होता है कि एक वजीर आजम को बाहर से साजिश आई, उसके बारे में बताया गया और कह रहे हैं जी कि इसका जो है वो बैरून मुल्क, उन्होंने उनका जस्टिस अदर मिनल्ला साहब ने कहा, उन्होंने कहा इसमें तो बैरून मुमालिक को नुकसान हुआ है कि फायदा तो नहीं हुआ। तो ये वो चीजें थी जो आज कमरा अदालत में हमारे सामने, और सबसे बढ़ के उन्होंने कहा वजारत खारजा के अपने प्रोटोकॉल, जी अपने प्रोटोकॉल है कि अगर कोई चीज उनके पास आती है वो गुम होती है या उसमें से कोई चोरी होती है या किसी भी किस्म के उन प्रोटोकॉल्स की कहीं खिलाफ वर्जी होती है तो निशानदेही उन्होंने करनी है। आज तक वजारत खारजा ने तो ये कहा ही नहीं है कि हमारे प्रोटोकॉल को इल्म नहीं था। आज पूछा भी गया कि सेक्रेटरी खारजा ने क्या इमरान खान को बताया था कि ये साइफर आया, ये मामला आया, ये भी डिस्कस हुआ? उन्होंने कहा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या, अब देखें ना ब्लंडर इनसे क्या हुए हैं। ब्लंडर ये हुए कि एक तो इमरान खान साहब ने अपने दौर में गालबन मार्च के आखिर में ही वो की थी ना सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, जी, ठीक है, सिक्योरिटी कमेटी इजलास एक बार वो हुआ। अब उस सिक्योरिटी कमेटी इजलास में भी आज अदालत में ये कहानी खुली कि वहां पर भी साइफर जो है ओरिजिनल नहीं आया था, डिकोडेड, मतलब आए थे ना, मतलब कि वो जो कैबिनेट का इजलास हुआ था सर, कैबिनेट का इजलास हुआ था, कैबिनेट के इजलास में यही आजम खान है जिन्होंने साइफर के पॉइंट्स बताए थे, जी डिक्लासिफाई करने की मंजूरी हुई थी ना काबीना इजलास। अच्छा, एक और मजे की बात क्या, मजे की बात यह है कि साइफर जो बाहर से आया ना वो सिर्फ उस बंदे ने रिसीव किया जो वहां पे वजारत खारजा में मुतलका अफसर बैठा था, उसने वो रिसीव करके उसको डिकोड किया। वो डिकोड करके जो ओरिजिनल कॉपी है जो वो कोडेड फॉर्म में है वो आज भी वजारत खारजा के अंदर पड़ी हुई है। सही। और जस्टिस सरदार सलीम साहब ने बताया था येलो कलर, हाँ वो उनकी सहाफत की तरह जर्द है, हाँ वो उनकी सहाफत की तरह वो भी जर्द थी। तो अब देखेंगे वो वहां पे पड़ी है। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो मतलब जिनके बारे में हम ये एक अमूमी एक ये राय वो बन चुकी है कि वो जो है वो पीटीआई मुखालिफ है और माजी में उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इस बात की गवाह भी है जिससे ये तासुर मिलता है और वो तासुर बना भी। अच्छा, उन्होंने भी आज ये इस चीज के ऊपर अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि साइफर का मतलब होता है कोडेड एक दस्तावेज। तो जब वजारत खारजा ने वो आया उसका मतन लिख के वजीर खारजा को दिया या किसी दूसरे तीसरे फर्द को दिया, क्योंकि वजारत खारजा से ओरिजिनल साइफर बाहर निकला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो चीज इमरान खान साहब ने अपने बुजरा के साथ या अपने दीगर अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ डिस्कस की थी वो भी उसका अंग्रेजी का तर्जमा था, ओरिजिनल वो भी नहीं थी। सही। मतलब कि ओरिजिनल साइफर उस कमरे से सीधा गया स्टोर, इमरान खान ने देखा हुआ भी नहीं है सर किसी ने। मैं कह रहा हूं कि जिस बंदे ने सिर्फ वहां पर रिसीव किया, देखिए आप भूल रहे हैं, नजम सेठी साहब ने दावा किया, हामिद मीर साहब ने दावा किया, साफी साहब ने दावा किया, तो इनको बुला लें, साइफर तो इन्होंने देखा हुआ। हाँ तो ये खिलाफ वर्जी तो वैसे इनकी बनती है, इनको इन लोगों ने क्या ट्वीट नहीं किए, हमने देखा हुआ। बिल्कुल किए। और अब देखेंगे वो सारे इल्जामात जो इमरान खान के ऊपर लगाएगा वो सारे आज यहाँ पे ना वो स्याही उनकी सारी बह के वो सारे दाग उतर गए, बरकसफेद हो गए। बरकसफेद। मैं कहता हूँ कि अब मुझे समझ, मैं बल्कि वो ट्वीट भी किया, मैंने कहा आप ट्रायल कोर्ट में आप साइफर केस क्या चलाएंगे? सारा कुछ तो वो कच्चा चट्टा इधर खुल गया। अब मजे की बात वहां पर क्या सवाल होने थे? अच्छा जी, गवाहान के जो है ना वो बयान 59 गवाहान पैदा किए गए। 59 गवाहान और उनसे गवाहान अब इन्होंने इन कैमरा क्यों किया है ये सारा? ताकि रिपोर्ट भी नहीं करना और नहीं इवन के साइफर का नाम भी नहीं लेना।
अदालत का ऑर्डर आया था ना पिछले दिनों। अच्छा, जी जी, कि आपने साइफर का लफ्ज भी जो है ना वो टीवी चैनल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट को है। ये पता नहीं था। सर सुप्रीम कोर्ट को तो आज वो सारा पता चला है ना, तो उन्होंने वो सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। अब देखे कि अब ये सवाल जब वहां पे होते, गवाहान ने एक बार तो अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जी हमने ये हुआ तो वो हुआ तो फलाना, जो कहानियां उनको आज बताई फाइल गई थी। बंद होगी, सर मेरे ख्याल में तो इमरान बंद खान हो इस चुकी है, केस से निकल गए। मेरे ख्याल में निकल चुके हैं। अच्छा मुझे बताएं, इस केस से अब वो निकल गए, उनकी रिहाई कैसे मुमकिन होगी? देखिए दो उनके खिलाफ ज्यादा अहम केसेस थे। एक तो वो था तोशा खाना वाला, उसमें उनकी सजा मुअत्तल है, ठीक है। दूसरा था ये साइफर वाला, ये आज इधर से जमानत हो गई। अब तीसरी अहम जो उनकी कोई रुकावट इसमें बनती है ना, वो है अलकादर ट्रस्ट केस, जिसमें नैब ने उनकी गिरफ्तारी डाली है। और दूसरा वो तोशा खाना का रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है, ये भी मुमकिन है कि बहुत जल्द उसकी समाअत हो और उसमें भी वो गिरफ्तारी डाल दे। तो अब वो ये दो मुकदमात पीछे रह गए हैं। बाकी वो छोटे मोटे मुकदमात हैं जो 200 के करीब उनके खिलाफ वो बनाए गए थे, बूंदे सारे, वो भी बूंदे, ये भी सारे बोगस। और देखें कि इस केस में जो आज साइफर वाला हुआ है, इसमें भी शायद 9 मई के वाकयात में भी जमानत हो चुकी है, उनमें भी ज्यादातर में हो चुकी है। वो 9 मई के 25 शायद मुकदमा था, जी उनमें जी भी जी जमानत जी हो चुकी उनमें भी है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक बंदे की जमानत पहले थी और वो मनसूख हो गई, तो उसकी वजह यह है कि वो बंदा जेल में है। जब वो अदालत में आ ही नहीं सकता, पेश नहीं हो सकता, तो फिर शायद जमानत। आप देखें ना कि जब वो इनको गिरफ्तार किया गया था तो कुछ 40-50 मुकदमा आज रोज इनकी वो जमानतें मनसूख हुई जस्टिस थी। अतर मिर्जा ने जिक्र किया है कि जेल में बैठे हुए एक शख्स को, सियासी पार्टी के हेड को, आप इलेक्शन पूरे प्रोसेस से बाहर कैसे रख सकते हैं? वो आज उन्होंने ना वजीर जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील थे ना, अली बुखारी, जी, उनसे उन्होंने सवाल किया कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनके तो उन्होंने कागज छीन लिए गए। जी उन्होंने कहा कि आज कागजात जो है ना शाह महमूद कुरैशी के, वो आज कागजात नामजदगी उनके जमा करवाने हैं हमने। जी, तो उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड ही बहुत मजबूत बनता है जमानत देने के लिए। मतलब कि एक सियासतदान जो सियासी बंदा है, और हम ये बात शुरू से कर रहे थे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो एक सियासी जमात का सरबराह है, वो अगर इस तरह की चीजों के ऊपर सियासत ना करे तो क्या करे? कोई सियासतदान है, उसकी मुल्क को धमकी दी गई, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो आवाम को जाके एतमाद में ले रहा है कि मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है। नवाज शरीफ आज भी बड़े मजमे में ये नहीं कह रहा अपनी पार्लियामेंट पार्टी के अंदर के मैं इस मुल्क में 2 वजीर आजम भारतीय लेके आया था, ये अपनी कामयाबी नहीं गिनवाता। और वो वजीर आजम जो बगैर वीजे के इस मुल्क में आया था, इस मुल्क के सेक्रेटरी खारजा को नहीं पता था, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था, जब वो केस नहीं बनता, वो मुल्क के खिलाफ नहीं था। बिल्कुल बनता है, लेकिन वो तो क्रेडिट ले रहा है जी 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 यही बात है। और देखें कि जहाँ नेशनल इंटरेस्ट होता है वहां पे बोलना नहीं जाता। और ये क्या बात डिस्कस नहीं हुई जो एतजाज अहसन बार बार पॉइंट उठाते रहे कि नेशनल इंटरेस्ट का भी वजीर आजम फैसला करेगा कि उसने ये सीक्रेट या ये बात अवाम को तक पहुंचानी है, ये रोकनी है। सर मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी जी, बल्कि इससे पहले वाली वीडियो जो हमने की, उसमें मैंने कहा कि जो एक ये पब्लिक है, ये स्टेट है, इनके दरमियान में मीडियम कौन है? मुंतखब नुमाइंदे अवाम के, ठीक है। और मुंतखब नुमाइंदों का सरबराह कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वो किसी भी सियासी जमात से हो, वो किसी भी हुकूमत से, वो पार्टी से ताल्लुक रखते हो, प्राइम मिनिस्टर है जो अवाम को और स्टेट को आपस में कनेक्ट करता है। और जब भी आप देखें कि स्टेट आप कहते हैं, स्टेट अवाम से ही होती है ना। मैं वही कह रहा हूँ, वो उसके जो फंक्शन है ना, लेकिन यहाँ जेल में डाल दिया गया रियासत से मुराद अवाम ही, रियासत अवाम। और ये हमारे ना कुछ हमारे आइन की जो इदारे हैं उनके बारे में ये इस तरह की वो मफरूजे जो है ना, वो इस्तिलाहात अब बाकायदा रियासत अवाम है सर, रियासत अवाम है। और आपका आइन ये कहता है कि रियासत के अमूर चलाएंगे मुंतखब नुमाइंदे, और मुंतखब नुमाइंदों के जरिए उनका जो सरबराह बनेगा वो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, फिर वही आपका प्राइम मिनिस्टर आता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर ही इस तरह का कोई पॉलिसी, अब रियासत की पॉलिसियां कौन बनाएगा? मुंतखब हुकूमत, और मुंतखब हुकूमत फिर वही अवाम के नुमाइंदे। तो आप जहां से भी, जिस एंगल से भी आप आके इसको पकड़े, इसको वो गुच्छी को जो है ना वो सुलझाने की कोशिश करें, वो सिरा वो वही है, प्राइम मिनिस्टर और मुंतखब नुमाइंदे। तो प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया, काबीना ने यह फैसला किया, हुकूमत ने यह फैसला किया कि हमने इसको डीक्लासिफाई करना, फिर वो डीक्लासिफाई हुआ। कासम सूरी साहब ने, मुझे याद पड़ रहा है, उन्होंने भी तो सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया था। ये आज जिक्र हुआ है। सलमान सफदर ने कहा कि साइफर को सबसे पहले तो हुकूमत ने इधर भिजवाया, जी डीक्लासिफाई किया गया, सुप्रीम कोर्ट से हो गई। जी उन्होंने कहा कि डीक्लासिफाई किया गया, डीक्लासिफाई करने से पहले ये साइफर किसी के साथ शेयर नहीं किया गया। और जब ये डीक्लासिफाई हो गया तो फिर हमने सदर मुमलिकत को भिजवाया, फिर हमने स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया, फिर सदर साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया, स्पीकर कौमी असम्बली ने भी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने भी, लेकिन वो भिजवाया स्पीकर की जानिब से दी गया, उस वक्त चेयर का
चेयर वो कर रहे थे, लेकिन दस्तखत जो है वो स्पीकर के ही थे, सही। और वो भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया। तो उन्होंने कहा ये सारे जो चीजें जो रियासत के अहम ओहदेदार थे, इनको भिजवाया उस वक्त गया था जब इसको डी क्लासीफाई हमने कर दिया, तो उससे पहले तो हमने किसी के साथ शेयर ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जब वो FIA के आए ना, प्रोसिक्यूटर आए, तो उनसे ये सवाल हुआ कि अगर ये साइफर गुम हो गया था तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कौम को बताया क्यों नहीं है कि वज़ीर दाखिला उस वक्त के राना सनाउल्लाह का ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है, मेरे मोबाइल में भी पड़ा हुआ। जी 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 जी। उन्होंने कहा था साइफर अभी भी मौजूद है। सर जो दूसरी कमेटी का इजलास हुआ था, सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें पहले के ही जो है वो तौसीक की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के मतहत होने वाली सिक्योरिटी कमेटी, DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी जी, दो एलामिये मौजूद है, एलामिये भी मौजूद है इस हवाले से। सिक्योरिटी कमेटी की कॉन्फ्रेंस के एलामिये मौजूद है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, PDM के वुज़रा के बयानात मौजूद है, तो हर चीज ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन मरियम के मुताबिक, मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक इमरान साइफर कर लेंगे। सर मैं कहता हूँ कि वो शायद वो कहते थे ना कि वो अब हमें कोई साइफर लीडर बनेगी, तो मेरे ख्याल में वो अब शायद लीडर की लिस्ट से जो है ना वो स्लिप कर चुकी है, और अपनी इन्हीं बातों की वजह से जो है वो शायद उन्होंने स्लिप किया है। उन्होंने अपनी सियासी जो सूझबूझ, समझबूझ, बलोगत, उसके ऊपर काम करने की बजाय उन्होंने वो पॉलिटिकल मॉडलिंग पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। जब बोलता है तो पहचाना जाता है। तो यही बात ना, 36 38 जमा 36 जमा 38 इज इक्वल टू 110%। आज हम कह सकते हैं 60% पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान। सबसे बड़ी मुश्किल जो इमरान की राह में डाली गई थी, रुकावट खड़ी की गई थी, वो साइफर। वैसे मुझे अभी भी लगता है करामत मुगल साहब कितने दिन बनते हैं, अभी भी 1.5 महीना है, 8 दिन वो हो गए और 48 दिन रहते हैं, 8 और 9 17 47 48 बनते हैं। हाँ जी, तो अभी भी 47 48 दिन है। जी जी, 47 48 दिन है। वैसे मुझे अभी भी शायद लगता है कि इमरान खान साहब शायद आम इंतखाबात से पहले तमाम मुकदमात में अगर वो उनकी बरीयत ना भी हुई तो शायद जमानते हो कि वो रिहा जरूर है। वैसे तो बोगस केस है ये, आज केस जो है वो नाली में बह गया, बाकी सारे भी इसी तरह के हैं। तोशाखाना वाला भी यही है, तोशाखाना की सजा तो मुअत्तल है बस। जी जी। तो अब वो मामला भी सिर्फ मुख्तसरन बताइएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। हाई कोर्ट ने कह दिया मुस्तरद कर दी दरख्वास्त का, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, अभी प्लेटफॉर्म खुला है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट खुला है, इनको दरखास्तें दायर करनी चाहिए, और ये भी जल्द अज जल्द करनी चाहिए। इसमें ये लेनी चाहिए कि देखे इंतखाबात है, जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ना कि पार्टी का बानी या पार्टी का लीडर जेल में होगा तो वो इलेक्शन कैसे होंगे, वही पॉइंट लेके। जी जी, मैं वही कह रहा था कि ये बुनियादी यही बनानी चाहिए कि एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा है, साबिक वजीर आजम है, सबको पता पॉपुलर जमात जी, तो इसलिए उनको इंतखाबात में हिस्सा लेना है, तो उनको इंतखाबात से पहले उनको जमानत दी जाए। 2018 में आपने किया, अब वही चीज आप रिपीट कर। जी जी, तो ये हमारी अदालतें देखे ना, माजी के दाग आप धोने की कोशिश करते हो, और जो मौजूदा आपका हो रहा है उसको आप रोक नहीं रहे, आप रोक नहीं रहे। दाग खुद जो है वो स्याहियां उठा के ऊपर कपड़ों पे लगा रहे हैं, तो फिर ये तो आवाम को तो नजर आ रहा है ना सर। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।